सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले जो कि यूनिट नंबर 1 है। रेड हैट जो कि यूएस कंपनी है उसने ये सिलेबस डिज़ाइन किया है। ऑफिशियल ट्रेनिंग होगा हमारा आरएचएल वर्जन 10 के अंदर। आरएचएल का मतलब होता है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, और जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो आरएचएल वर्जन 10 है। ठीक है, तो रेड हैट ने ये सिलेबस को डिज़ाइन किया है 3 बुक्स में, 3 बुक्स है और उसमें आपको 2 मॉड्यूल्स कवर करना है। सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नाम से, जो कि फर्स्ट मॉड्यूल है। इसके अंदर हमें 2 बुक्स कवर करने हैं, 2 बुक्स है। और सेकेंड मॉड्यूल जो है रेड हैट का वो है रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। इसके अंदर हमें 1 बुक है। इस तरह से ये 3 बुक का कोर्स है। ड्यूरेशन होता है 2 मंथ्स का। ठीक है, देखो आगे आपको क्लाउड करना है तो क्लाउड के बारे में मैं जब क्लाउड पढ़ाऊंगा तो उसके अलग सा सिलेबस और उसका कितना ड्यूरेशन ये मैं बता दूंगा। फिलहाल हम लिनक्स के ऊपर फोकस करते हैं आज के सेशन में। तो लिनक्स में हमें 2 मॉड्यूल सीखना है। ये 2 मॉड्यूल मतलब 2 ग्लोबल एग्जाम्स है। जो भी हम ट्रेनिंग कंडक्ट करने वाले वो सर्टिफिकेशन एग्जाम ट्रेनिंग होगा। मतलब यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे एडवांस तक। ठीक है, तो RSCSA और RSC इस तरह के 2 मॉड्यूल्स रेड हैट ने डिजाइन किए। पहला जो मॉड्यूल है ये बिगिनर्स के लिए होता है। लिनक्स में आपको एंट्री करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज करना है। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी वगैरह होता है उसके अंदर हम उसको सीखने वाले हैं और ये थोड़ा एडवांस में आता है। तो इस तरह के 2 मॉड्यूल्स रेड हैट ने डिजाइन किए हैं, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। तो सबसे पहला जो बुक है उस बुक को रेड हैट ने कोड दिया है RH। RH का मतलब होता है रेड हैट 124। ये पहले बुक का कोड है RH 124, जिसको आप SA1 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 1 इस तरह से भी आप बोल सकते हो। इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम में आपको ये टोटल 14 टॉपिक्स है या यूनिट्स है जो कि हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिनक्स के बारे में एग्जैक्टली क्या है, लिनक्स क्या है, किसने बनाया, उसका हिस्ट्री क्या है। लिनक्स और विंडोज, विंडोज सबको पता होगा आई होप। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंसेस क्या है, क्यों हमें लिनक्स को ही यूज करना है, विंडोज हम क्यों नहीं यूज करते, या फिर प्रोडक्शन लेवल में सर्वर कंप्यूटर के अंदर या सर्वर मशीन्स के अंदर लिनक्स ही क्यों यूज करना है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और उसका इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद फिर लिनक्स ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। हालांकि वहां पे आप ग्राफिकल भी यूज कर सकते हो, बट मोस्टली लिनक्स को CLI बेस्ड काम किया जाता है। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। तो CLI बेस्ड हमें इसको यूज करना है। मोस्टली 99% लिनक्स कमांड से ही यूज किया जाता है। हालांकि इसके अंदर ग्राफिक है बट ग्राफिकली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं किए जाते हैं। लिनक्स की बात हो रही है यहाँ पे, विंडोज हम ग्राफिकली यूज करते हैं। तो इसीलिए कमांड्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और कमांड्स क्या है, कैसे चलाना है, कहाँ पे चलाने हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक एक्टिविटीज हम परफॉर्म करके देखने वाले, कुछ एडवांस एक्टिविटीज हम परफॉर्म करके देखने वाले। तो सेकेंड थर्ड यूनिट के अंदर हमें बेसिक कमांड्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करना है। उसके बाद विंडोज में जिस तरह से आप टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं, ग्राफिकल एडिटर है टेक्स्ट एडिटर, पर लिनक्स में फाइल के अंदर कैसे लिखना है, मॉडिफिकेशंस कैसे करना है, जो कि हम विंडोज में बड़े आसान तरीके से ग्राफिकली कर लेते हैं। बट यहाँ पे हमें कोई भी प्रैक्टिकल ग्राफिकली नहीं करना है। जितने भी एक्टिविटीज है हम कमांड से ही करने वाले हैं। क्यों? बिकॉज आज फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो ग्राफिकल नहीं है। लिनक्स वहां पे यूज किया जाता है और लिनक्स जो यूज होता है वो कंप्लीटली कमांड लाइन यूज होता है। ठीक है, फिर आपके दिमाग में सवाल होगा क्यों कमांड लाइन यूज करना, उससे तो बेटर ग्राफिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं GUI। तो कमांड से क्यों यूज करना? देखो ग्राफिकली जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हो तो वहां पे ग्राफिक के लिए रैम CPU ज्यादा कंज्यूम होता है, यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है। हमें सर्वर का ग्राफिक अच्छा नहीं होना चाहिए, हमें सर्वर का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। मतलब एक साथ मल्टीपल क्लाइंट्स को वो सर्विस प्रॉपर देना चाहिए, सर्विस प्रॉपर डिलीवर करना चाहिए, ना कि ग्राफिक। हमें ग्राफिक तो एंड यूजर के लिए होना चाहिए, एंड यूजर को जितना ग्राफिक अच्छा उतना बेटर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्डवेयर यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है, यहाँ पे हार्डवेयर यूटिलाइजेशन कम लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मिलेगा।
एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो और आपके सर्वर का रैम या आपकी मशीन का रैम 4 GB है, विंडोज बोलता है यार मुझे 2 GB चाहिए, ठीक है, 2 GB में आपको बाकी एप्लीकेशन को चलाना है। यहाँ पे लिनक्स आप यूज करते हो, कमांड लाइन यूज करते हो, लिनक्स बोलते हैं मुझे 500 MB चाहिए बस, बाकी आप जितना रिमेनिंग है उसको यूज कर लो। 3.5 GB आपको यूज करने के लिए मिलता है अदर एप्लीकेशन को चलाने के लिए, और यहाँ पे तो विंडोज 50% रैम लेके जा रहा है। इसीलिए कमांड पे आओ, कमांड पे रैम, सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज जो होते हैं हार्डवेयर के वो कम लगते हैं, परफॉर्मेंस फास्ट देता है, दैट्स व्हाई। वैसे लिनक्स सिक्योर भी है, दैट्स व्हाई लिनक्स को ज्यादा यूज किया जाता है प्रोडक्शन लेवल में। 80% लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर के लिए यूज किया जाता है। आज जो भी टॉप 10 वेबसाइट्स है जिसमें गूगल आ गया, जीमेल आ गया, ठीक है, या फिर यूट्यूब आ गया, तो जो टॉप 10 वेबसाइट्स है उनमें से 8 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिनक्स ही होंगे, ठीक है, मतलब 80% मोस्टली लिनक्स ही होंगे, ठीक है। तो लिनक्स के अंदर फाइल फोल्डर्स को परमिशंस कैसे देना है, सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करना है, अनवांटेड यूजर्स को या अनऑथराइज यूजर्स को कैसे ब्लॉक करना है, कैसे डिनाई करना है, तो ये भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। फिर यूजर्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, यूजर्स ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, उसका पासवर्ड पॉलिसी कैसे सेट करना है, यूजर्स को ग्रुप के अंदर कैसे ऐड करना है। जैसे कंपनी में आप काम करोगे ना, तो वहाँ पे आपका टीम होता है, अलग अलग टीम्स होंगे जिसको हम डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। जैसे कोई आईटी टीम का होगा या फिर कोई डेवलपमेंट टीम का होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज होते हैं तो उन एम्प्लॉयज का प्रॉपर मैनेजमेंट हमें करना होता है लिनक्स एज एडमिन, ठीक है। तो हमारा काम होता है उस टीम के अंदर जितने भी यूजर्स है, जैसे कि 10 यूजर्स है और मैंने एचआर नाम से एक ग्रुप बना लिया, और उस एचआर ग्रुप के अंदर 10 यूजर को ऐड करना, फिर उस 10 यूजर को परमिशंस क्या देना है, कौन से फाइल फोल्डर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। दूसरा कोई ग्रुप है, वेब नाम का ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ 20 यूजर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और फिर इनको परमिशंस क्या देना है, इसको परमिशंस क्या देना है, तो इस तरह से हम परमिशंस वगैरह सेट करते हैं जो एज अ एडमिन का रोल होता है हमारा, ठीक है। तो सिक्योरिटी हम फाइल फोल्डर के लिए इंप्लीमेंट करने वाले इस तरह के टॉपिक्स होंगे। सिस्टम के अंदर जो हम एक्टिविटीज करते हैं तो उन एक्टिविटीज को ना लॉग्स बोला जाता है, मतलब लॉग्स मतलब विजुअल हिस्ट्री होता है। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं तो उन एक्टिविटीज की विजुअल हिस्ट्री क्रिएट होता है। जैसे हमारे कॉल लॉग्स होते हैं, किसी ने कॉल किया, हमने किसी को कॉल किया, तो लॉग जनरेट होते हैं। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी जो जो एक्टिविटीज होता है, जो जो इवेंट्स होता है, उनके बारे में लॉग्स जनरेट किए जाते हैं, विजुअल हिस्ट्री। तो वो कैसे चेक करना है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सर्विसेज को कैसे मैनेज करना है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सर्विसेज चलते हैं, जैसे हम सर्वर बोलते हैं, सर्वर सर्विस प्रोवाइड करता है, तो सर्विसेज को कैसे कंट्रोल मैनेज करना वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे जो टॉपिक्स है ये पहले बुक के अंदर है, इतना। फिर सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है लिनक्स में, वैसे हम विंडोज में डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। विंडोज में जिस तरह से हम ग्राफिकली यूज करते हैं, लिनक्स में वैसा नहीं किया जाता है। वहां पे हम तो कमांड से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल अपडेट करके देखने वाले। तो इस तरह से ये 14 यूनिट्स है पूरे, जो कि हम फर्स्ट बुक के अंदर कवर करने वाले हैं। उसी तरह से ये सेकेंड बुक का पूरा सिलेबस है, सेकेंड बुक के अंदर ये यूनिट्स हमें कवर करने हैं। फिर सेकेंड बुक में सिक्योरिटी और ज्यादा होता है, जैसे कि फायरवॉल के रूल्स कैसे लिखने हैं, पार्टीशंस कैसे क्रिएट करना है, पार्टीशन को डिलीट कैसे करना है, पार्टीशंस क्या होते हैं, एक आधा पार्टीशन फुल हो गया तो उसको बढ़ाना कैसे है, आपको लगता है साइज ज्यादा हो गया तो उसको कम कैसे करना है, मतलब पार्टीशन की साइज हम रिसाइज करने वाले हैं, ठीक है। देन स्केड्यूलिंग कैसे करना है। स्केड्यूलिंग का मतलब सपोज आपको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, लेट्स से कि मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है और उस प्रोग्राम को मुझे कल के दिन 9:30 को एग्जीक्यूट करना है, मतलब वो प्रोग्राम ना ऑटोमेटिकली 9:30 जैसे होता है सर्वर पे वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरह का स्केड्यूलिंग कैसे करना है तो वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्केड्यूलिंग टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें हम थोड़ा सा ऑटोमेशन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सर्वर पे लोड चेक करना होता है, उसका रिपोर्ट जनरेट करना है, तो मैं चाहता हूँ वो ना ऑटोमेटिकली हो, तो उसके लिए हम स्केड्यूल सेट कर देंगे, ऑटोमेटिकली उस डेट और टाइम पे वो एग्जीक्यूट होगा। आप चाहे तो हर 5-5 मिनट में बैकअप ले सकते हो, आप चाहे तो वीकली बैकअप ले सकते हो, बैकअप के लिए भी टास्क हम सेट कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो शेड्यूल कर देगा, ठीक है। लिनक्स में थोड़ा सा कोडिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि कोडिंग नहीं है, लिनक्स में भी पूरा कोडिंग तो लिनक्स पे ही मोस्टली ज्यादा किया जाता है, बट हमारे लिए एक यूनिट है जहाँ पे हम कोडिंग सीखने वाले हैं। कोडिंग मतलब यहाँ पे बेसिक प्रोग्राम्स हम सीखने वाले हैं।
जिसको बैश स्क्रिप्ट या सेल स्क्रिप्ट बोला जाता है। हालांकि हम यहाँ पे पाइथन, जावा उसके कोड नहीं लिखने वाले, तो बैश स्क्रिप्ट हम लिखने वाले, बैश प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम अपने टास्क को थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। जैसे कि वही टास्क में मैन्युअली परफॉर्म करता हूं तो मुझे घंटों लग रहे हैं, और वही टास्क में प्रोग्राम के थ्रू करता हूं यहाँ पे, जिसको बैश स्क्रिप्ट या शेल स्क्रिप्ट बोला जाता है, वो हम मिनटों में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक टॉपिक आएगा। आरएचएल 10 के अंदर कुछ नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि फ्लैट पैक नाम का एक कंसेप्ट आ चुका है, जो कि डेवलपर्स लोगों के लिए बड़ा बेस्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, डेवलपर टेस्टर लोगों के लिए ये सॉफ्टवेयर कंसेप्ट है। जैसे कि एक मशीन के अंदर हम एक ही फायरफॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, एक मशीन के अंदर हम एक ही फायरफॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरा फायरफॉक्स हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। फ्लैट पैक की मदद से हम अभी हम कर सकते हैं। तो वो कैसा है वो हम डिस्कस करेंगे, और कुछ इस तरह के टूल्स हम इंस्टॉल करने वाले हैं। इमेज कैसे बनाना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज होता है। आज क्लाउड, वर्चुअलाइजेशन, कंटेनराइजेशन के अंदर ना इमेजेस होते हैं, तो वो इमेज कैसे बनाया जाता है, जो कि क्लाउड के अंदर आपको EC2 मशीन बनाने के लिए जो इमेज मिलता है, उन्होंने वो कैसे क्रिएट किया, वो हम यहाँ पे सीखने वाले इमेज बिल्डर के थ्रू। ठीक है, देन क्लाउड के अंदर जो स्टोरेज मिलता है हमें, जिसको हम S3 बोलते हैं, EBS बोलते हैं, या फिर क्लाउड के अंदर जो हम मशीन्स क्रिएट करते हैं, तो उस मशीन के लिए भी हमें एक स्टोरेज देना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए। तो वो स्टैटिस फाइल सिस्टम या ZFS फाइल सिस्टम, इस फाइल सिस्टम से आपको ये मिलता है। तो स्टैटिस नाम का एक फाइल सिस्टम है, ये भी नया टॉपिक है आरएचएल वर्जन 10 के अंदर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उस स्टोरेज को कैसे क्रिएट करना है, जो क्लाउड हमें तो दे रहा है, हम तो बस उसको यूज कर रहे हैं, बट बैकएंड में उसको कैसे बनाया जाता है, हम यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। अभी तो आपको पता है एआई आ चुका है मार्केट में, तो लिनक्स ने आरएचएल वर्जन जो है वो एआई के ऊपर ही ज्यादा अभी फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे हमें रेड हैट का एक लाइट स्पीड नाम का एआई असिस्टेंट है। जिस तरह से चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, या फिर आपका जेमिनाई हो गया, हालांकि वो पब्लिक लेवल पे लिए है, ये जो है ये रेड हैट के लेवल के लिए है। मतलब रेड हैट के ही डाउट्स वगैरह हैं तो वो आपको गाइड करेगा, बाकी इमेज वगैरह वो बना के नहीं देगा, या फिर बाहर के क्वेश्चन के आंसर्स वो नहीं देगा। तो लाइट स्पीड नाम का एआई असिस्टेंट है, जिससे हम अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। कोई प्रैक्टिकल है जो कि आपको याद नहीं आ रहा है, तो टेंशन नहीं, आप कमांड पे ही, टर्मिनल पे ही आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो और वो आपको आंसर करेगा। तो उसका भी सेटअप हम क्रिएट करने वाले हैं। इसमें मैं आपको चैट जीपीटी को भी कैसे इंटीग्रेट करना है लिनक्स के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ही पढ़ा दूंगा, जो कि आउट ऑफ बॉक्स टॉपिक है, बट मैं उसको यहाँ पे कवर कर दूंगा। जहाँ पे चैट जीपीटी को ही, मतलब अभी हम चैट जीपीटी पे जाके सर्च करते हैं ना ग्राफिकली, इंटरनेट पे जाके, ब्राउजर पे जाके, तो मैं बोल रहा हूँ मैं डायरेक्टली टर्मिनल पे ही प्रॉम्प्ट करूंगा, इमेज बना देगा, वो इमेज क्रिएट कर देगा। ठीक है, देन आपको जो भी क्वेश्चन है, एक आधा प्रैक्टिकल आपको याद नहीं, आपको स्क्रिप्ट नहीं आता, प्रोग्रामिंग नहीं आता, सच में बताऊँ तो अभी प्रोग्रामर की जरूरत नहीं है सचमुच। तो मैं जस्ट प्रॉपर प्रॉम्प्ट करता हूँ ना, तो इतने एआई एजेंट आ चुके हैं जो कि हमें कोड लिख के देते हैं। मैंने तो VS कोड के अंदर ऐसा कुछ अभी मुझे याद नहीं है, बट हाँ, अमेजोन क्यू मैंने इंस्टॉल किया था, उसका उसको कनेक्ट किया था, तो मैं जस्ट उसको टाइप करके बोल रहा था मुझे ये करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला मुझे यूजर क्रिएट करना है, उसके लिए कोड लिख दे एग्जाम्पल के लिए, तो उसने मुझे पूरा कोड लिख दिया। मुझे इस तरह से एक्टिविटीज करना है, कोड उसने उसके लिख दिया। आपको पाइथन का कोड चाहिए, जावा का कोड चाहिए, उसने सिर्फ प्रॉम्प्ट दो, वहीं पे नीचे कोड लिख के दे रहा था। तो इस तरह से, तो ये एआई एजेंट के थ्रू मतलब वहां पे हम यूज करने वाले, तो सेकेंड बुक के अंदर आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थर्ड जो बुक है रेड हैट का, वो है RH294। इसके अंदर प्रोग्राम होंगे, कोड्स होंगे। प्रोग्राम्स मतलब जावा, पाइथन, इस तरह के कोड्स नहीं जो कि बहुत डिफिकल्ट हमें लगते हैं। इसमें इजी कोडिंग होता है। हम पहला और दूसरा बुक में जो भी प्रैक्टिकल करते हैं ना, वो सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इतने सारे प्रैक्टिकल ऐसे करने हैं। बट एंसिबल जो है आज जो मार्केट में बड़ा बूम कर रहा है, वैसे ये 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आज एंसिबल के थ्रू आप घंटों के काम मिनटों में कर सकते हो। एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे आपको कोई सर्वर डिप्लॉय करना है या फिर कोई सॉफ्टवेयर आपको ना इंस्टॉल करना है, एकदम बेसिक एग्जांपल है। मेरे पास हजारों मशीन्स है, प्रोडक्शन लेवल में 1000 मशीन्स है, ठीक है, और उस 1000 मशीन्स के ऊपर, 1000 मशीन्स के ऊपर मुझे एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, या इंस्टॉल करना है, या फिर रिमूव करना है। तो आप क्या करोगे,
हर मशीन के ऊपर जाओगे, वो सॉफ्टवेयर को स्टोर करोगे, मतलब इंस्टॉल करोगे, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करोगे, लिनक्स यूज करो तो कमांड लाइन इंस्टॉल करोगे, तो आपको 1000 मशीन के ऊपर 1000 कमांड चलाने हैं, ठीक है। एंसिबल के थ्रू मैं छोटा सा एक कोड लिखता हूं और खाली एक कमांड से मैं 1000 मशीन के ऊपर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन अपडेट कर सकता हूं। और हर मशीन के ऊपर मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक सेंट्रलाइज सर्वर से इतने सारे मशीन्स को क्या कर रहा हूं, कंट्रोल करूंगा, मैनेज करूंगा। तो इस तरह के कोड्स हम यहाँ पे लिखने वाले, जो कि एंसिबल कोड है। इसमें भी कुछ 10-12 यूनिट्स है जो कि हम कवर करेंगे, ये सारे टॉपिक उसी के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये रेड हैट का ऑफिशियली कोर्स है, जिसके अंदर आपको RH124 पहला बुक है, RH134 दूसरा बुक है, और RH294 ये तीसरा बुक है। तो इसी तरह से 3 बुक्स को रेड हैट ने डिजाइन किया है। 2 मॉड्यूल्स बनाए, 2 सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं। पहला रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें पहले 2 बुक्स होते हैं, और दूसरा जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम है वो है RSC ही, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, जिसमें ये बुक होता है, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे हमें कुछ बेसिक कोड लिखना है, प्रोग्राम लिखना है। हालांकि मैं फिर से बताता हूँ, आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज भी नहीं है तो भी आप इस कोड को लिख सकते हो, इतना आसान कोड है। YAML लैंग्वेज होता है, जो कि एक ह्यूमन रीडेबल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। आप अपने टास्क को बस सीरियली लिख लो, सिक्वेंशियली लिख दो, मुझे पहले ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा, तो वो क्या करता है, सिक्वेंशियली एक एक टास्क रिमोटली मशीन्स के ऊपर परफॉर्म करता है, रिमोट मशीन्स के ऊपर परफॉर्म करता है। रिमोट मशीन मतलब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक सेंट्रलाइज मशीन होगा, कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, और मेरे पास ये मल्टीपल मशीन्स है, ठीक है, और मैं चाहता हूं ये 4 मशीन्स के ऊपर मुझे ये कोड रन करना है, तो मैं यहीं से एक सिंगल कमांड चलाता हूं और ये 4 मशीन्स के ऊपर वो कोड रन होगा, इस तरह से, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अभी ये आगे के कोर्सेस है, जैसे जो डेवऑप्स करेगा तो उसके लिए डॉकर कंटेनराइजेशन, उसके लिए ये टॉपिक्स है, कुबरनेटिस, ये जो डेवऑप्स करेगा तो उनके लिए ये आगे वाले टॉपिक्स है, ठीक है। और एक टॉपिक है जो कि RH294 से, जो कि रेड हैट का ही सिलेबस है, जिसमें आपको 12 टाइप के प्रोजेक्ट्स बताए जाएंगे, ठीक है। मतलब हम सर्विसेज को इंस्टॉल करने वाले, सर्वर को कॉन्फ़िगर करने वाले। हालांकि लिनक्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, सर्विसेज को कैसे इंस्टॉल एंड डिप्लॉय करना है, इस टॉपिक के अंदर पढ़ाया जाता है। ये सारे टोटल 12 सर्वर्स है। एग्जाम्पल के लिए वाईफाई राउटर आप यूज करते हो, आप लैपटॉप वाईफाई राउटर से कनेक्ट करते हो, तो आपके मशीन को ना IP वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाता है। फिर वो कैसे मिलता है, उस सर्विस को हम, उस सर्वर को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। हालांकि हम वाईफाई राउटर को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, हम कॉन्फ़िगर लिनक्स मशीन के ऊपर करेंगे। देन आपने कभी सोचा है, इंटरनेट पे जितने भी मशीन कनेक्टेड होते हैं तो सारे मशीन का ना डेटा टाइम एकदम सेम रहता है, एक्यूरेट रहता है, तो फिर वो कैसे आता होगा। तो वो जो सर्वर जो बना के रखा है ग्लोबली पब्लिकली, तो वो सर्वर जो होता है NTP, तो NTP सर्वर को कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये सब कुछ डेमोस्ट्रेशन, सब कुछ प्रैक्टिकल्स में पहले परफॉर्म करके आपको बताऊंगा, और उसके प्रैक्टिस आपको करना है। प्रॉपर नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, सारे स्टेप्स बाय स्टेप मैंने नोट्स निकाल के रखे हैं। हाँ, शुरुआत के पहला और दूसरा बुक के नोट्स सिर्फ आपको लिखना है, ठीक है। बाकी के जो नोट्स है, जो कि बड़े बड़े सर्वर्स और प्रैक्टिकल्स है, तो उसके आपको PDF फॉर्मेट में या फिर फाइल के अंदर मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे सर्वर्स है, जैसे इतने सारे सर्वर्स आपके यहाँ पे कवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये रेड हैट का सिलेबस है। अभी जो रेड हैट करेगा तो उसके लिए 2 महीने का कोर्स है। जो रेड हैट प्लस क्लाउड करेगा तो फिर उसके लिए 3-3.5 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम AWS क्लाउड कंप्यूटिंग को सीखते हैं। AWS क्लाउड कंप्यूटिंग के टोटल 20 सर्विसेज है जो कि हम कवर करने वाले हैं। AWS का जो ऑफिशियल कोर्स है, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं, तो ये AWS का आपका ट्रेनिंग होगा, जो AWS और लिनक्स के साथ वो दोनों कॉम्बो करेगा वो। तो AWS सर्टिफिकेशन जो होगा वो आर्किटेक्ट होगा, जिसको हम एसोसिएट लेवल का बोलते हैं। हालांकि इसके पहले भी एक एग्जाम होता है AWS का, जो कि एक प्रैक्टिशनर का एग्जाम होता है, जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। उसका ट्रेनिंग तो मैं 4 दिन आपको वो पहले ऐसे ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। हमारा मेन गोल होगा सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है। हम IT का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं किसी कंपनी के लिए, और उसका काम मतलब उस प्रॉब्लम
उन सर्वर्स के लिए या फिर उन क्लाउड सर्विसेज के लिए जो भी प्रॉब्लम उस कंपनी के लिए आते हैं, तो हमारा रोल क्या होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, आप लिनक्स करते हो तो आप लिनक्स एडमिन या लिनक्स टेक्निकल सपोर्ट, ये आपको जॉब रोल मिलता है, जो कि लिनक्स के इश्यूज को आपको सॉल्व करना होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, जो भी डेटा सेंटर्स के अंदर या फिर जो भी किसी सर्वर रूम के अंदर जो सर्वर मशीन्स होते हैं उनके अंदर आते हैं। क्लाउड इंजीनियर या क्लाउड आर्किटेक्ट आपको बोला जाता है जब आप क्लाउड का कोर्स करते हो। हालांकि प्रैक्टिशनर एक बेसिक कोर्स है, शुरुआत में जस्ट एक दो प्रैक्टिकल्स है एंड देन पूरा थ्योरी है, हम इसी के साथ उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम वगैरह देना है, प्लान आउट करते हो तो ये रेड हैट AWS का ग्लोबल एग्जाम है। ठीक है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल का। इसके लिए आपको इसको करना है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, हालांकि वो उन्होंने पहले मेंशन किया, तभी यहाँ पे मेंशन किया है, नहीं किया है। ठीक है, बट इसको कोर्स करना है, AWS करना है, तो आपको आईटी का नॉलेज होना जरूरी है। प्रैक्टिशनर करना है तो कोई स्किल की जरूरत नहीं है, बट आपको इस कोर्स को या इस ट्रेनिंग को करना है एसोसिएट लेवल का, तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लिनक्स या फिर आईटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ही ये आप डायरेक्ट AWS कर सकते हो या AWS कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप AWS कर रहे हो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सीखे तो आप कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो आपका स्किल रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए कोडिंग की कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ऐसे यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है, एग्जाम फॉर्मेट आपका मल्टीपल चॉइस होता है, 65 क्वेश्चंस होते हैं, 130 मिनट का एग्जाम होता है, मोटा मोटा 2 घंटे का एग्जाम होता है। एग्जाम का प्राइस जो है ये ऑफिशियल साइड है, वहां पे आप जा सकते हो, देख चेक कर सकते हो। $150 है USD, $150। पर जब आप बुक करने के लिए जाते हो ना, तो फिर टैक्स लगता है, ये अलग सा। तो मतलब मोटा मोटा $177 का ये एग्जाम है। $177 उस दिन जिस दिन आप बुक कर रहे हो, उस दिन का जो भी डॉलर का रेट होगा उसके हिसाब से 15-16 हजार के आसपास ये ग्लोबल एग्जाम होता है। फिर आप बोलोगे सर ये तो हो गया AWS का, फिर रेड हैट के भी सर्टिफिकेशंस होते हैं क्या? देखो, आप जितने भी कोर्स करते हो ना आईटी के, हर एक का सर्टिफिकेशन होता है, बट सारे कोर्सेस मतलब सारे एग्जाम्स नहीं देने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है वही देना है। जैसे कि रेड हैट का RHCSA ये एग्जाम आप दे सकते हो, इसका कॉस्टिंग आज चल रहा है 20,000 प्लस टैक्स। मैं फिर से बताता हूँ, ये आज का कॉस्ट है, कल क्या होगा मुझे भी नहीं पता। ये मैंने बोला $150, ये आज का है, कल देखेंगे तो वहां पे चेंज भी हो सकता है, डिपेंड ऑन। ठीक है, डॉलर के रेट से भी ये वेरी होता है। तो ये OS लिनक्स का एग्जाम कंपलसरी करना है। अभी देखो मेरे पास आज ही हमारे कुछ स्टूडेंट्स रेड हैट में हैं, तो रेड हैट में वैकेंसी निकले फ्रेशर्स के लिए। वैसे तो उन्होंने वहां पे मेंशन किया है कि रेड हैट का ये भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए, रेड हैट का जो और एक नेक्स्ट एग्जाम होता है ये भी होना चाहिए। देन ओपन शिफ्ट है जो कि आगे का कोर्स है, तो वो है तो वेल एंड गुड। डॉकर कुबरनेटीज इस तरह के उन्होंने कंडीशंस बताया। डेट का कोर्स करते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स करते हो, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही शुरुआत करना है। आगे की जितने भी टूल्स है या जितने भी सब्जेक्ट्स है आईटी के अंदर, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आना जरूरी है। ठीक है, मैं ये क्यों बताता हूं, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आज कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, ये मेरा कंप्यूटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। ये हमारा हार्डवेयर मशीन है, चलो हम इसको कंप्यूटर बोलते हैं। इस हार्डवेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन मिला के जो सॉफ्टवेयर बनता है उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आज के डेट में दो टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, एक होता है क्लाइंट ओएस और दूसरा होता है सर्वर ओएस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट एंड सर्वर। हम जिसका कोर्स कर रहे हैं ये क्लाइंट नहीं है, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इज अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल, मोबाइल के अंदर जो आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो वो क्लाइंट है, या फिर लैपटॉप में डेस्कटॉप में आप यूज कर रहे हो वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि विंडोज 10 विंडोज 11 हम उसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाता, विंडोज की भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ठीक है, देन बट सबसे ज्यादा मैं जैसे बता रहा हूँ 80% लिनक्स को ही आज प्रोडक्शन लेवल में यूज किया जाता है। फिर इस ओएस के ऊपर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशंस,
एप्लीकेशन कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपका फेसबुक एक एप्लीकेशन है, चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन है, ग्रॉक एक एप्लीकेशन है, या फिर आपका जेमिनाई ये एप्लीकेशन है, यूट्यूब एक एप्लीकेशन है। जो एप्लीकेशन हम कहां पे इंस्टॉल कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे इंस्टॉल होता है? हार्डवेयर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। फिर ये कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इसके अंदर जो ओएस है वो ओएस हमारा होगा लिनक्स। तो हम जिसका कोर्स कर रहे हैं ये यहाँ पे है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक्सपर्ट बन रहे हैं। तो ये एक्सपर्टाइज का कोर्स है, लिनक्स को हम सीख रहे हैं, ना कि हम विंडोज में वो काम कर रहे फाइल फोल्डर क्रिएट फोल्डर डिलीट करना, नहीं, वो नहीं है, ठीक है। तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि प्रोडक्शन लेवल में इसको यूज किया जाता है एज ए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इसके ऊपर जो एप्लीकेशन होता है, हो सकता है यहाँ पे कोई एक एप्लीकेशन चल रहा है जहाँ पे गेम हम बोल सकते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन चल रहा है जो कि फोन पे गूगल पे चल रहा है, या चैट जीपीटी जैसा एप्लीकेशन चल रहा है, या हो सकता है यहाँ पे हमने कोई वेबसाइट को होस्ट किया है तो वेबसाइट चल रहा है। तो ये हमारे वेब एप्लीकेशन है। हमारा काम क्या है? ये एप्लीकेशन जिस ओएस के ऊपर इंस्टॉल है तो हम ही उसको क्या कर रहे हैं? बैकएंड में सपोर्ट कर रहे हैं। उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो हम इंस्टॉल करके देते हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सपोज उस एप्लीकेशन के लिए सपोज स्टोरेज चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बिकॉज हम इसके इंजीनियर से, हम इसके मास्टर से। इसको हम बोलते हैं बैकएंड सपोर्ट, ठीक है। फ्रंट एंड मतलब डेवलपर लोगों का काम समझते हैं, जो कि प्रोग्राम बनाते हैं, काम प्रोग्राम हो गया, उस प्रोग्राम को हम हमारे पास दे देते हैं, फिर हम क्या करते हैं? किसी सर्वर के ऊपर उसको होस्ट करते हैं, और फिर एंड यूजर जो होता है, एंड यूजर इसको एक्सेस करता है। जैसे कि फेसबुक किसी ना किसी सर्वर के ऊपर चल रहा है, या फोन पे गूगल पे किसी ना किसी सर्वर के ऊपर चल रहा है। हमारा काम क्या है? उसको एक्सेस करना। हम एंड यूजर है कि जो कि मैं फोन पे गूगल पे को यूज कर रहा हूं या फेसबुक यूट्यूब को यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारा काम मतलब एंड यूजर का काम, ठीक है। हम अभी एडमिन है तो हमारा रोल यहाँ पे इस ओएस को चलाना, इस एप्लीकेशन को 24 आवर 7 डेज स्टार्ट रखना, या फिर सर्विस देने के लिए उसको हमेशा हमें चेक करना होता है कि ये हमेशा ये एक्टिव रहे, रनिंग रहे। ये एप्लीकेशन डाउन होता है तो हमें उसको चेक करना होता है, क्या प्रॉब्लम है उसको फिक्स करना होता है। कोई सपोज वेबसाइट चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, फिर हमें वो चेक करना है कि वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम आ गया, या किसी ने ब्लॉक तो नहीं कर दिया, किसी ने हैक तो नहीं कर लिया, या फिर सर्विस डाउन तो नहीं हो गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और उस प्रॉब्लम को फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। या फिर सपोज यहाँ पे मैं मेल सर्वर चला रहा हूं, मेल सर्वर, ठीक है। इसके थ्रू मेल ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे जीमेल भी तो एक सर्वर है, उसके बैकएंड में भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी लिनक्स है, ठीक है। या फिर याहू है, जीमेल है, हॉटमेल है, बहुत सारे मेल सर्वर्स है। तो उस मेल सर्वर के थ्रू मेल डिलीवर नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो ये चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होता है, बिकॉज हम लिनक्स एडमिन है, या लिनक्स सपोर्ट इंजीनियर है, या लिनक्स इंजीनियर है, ठीक है। तो ये हमारा रोल है। अभी आप बोलते क्लाउड, क्लाउड लिनक्स वगैरह ये सब कुछ एक इंटीग्रेट ही है। क्लाउड में भी तो सर्वर है, और वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ही है। पता है एडब्ल्यूएस जो हमें क्लाउड सर्विसेज देता है, एडब्ल्यूएस जो कि हमें क्लाउड सर्विसेज दे रहा है, उनके जो फिजिकल सर्वर है ना किसी डेटा सेंटर पे फिजिकल सर्वर होंगे उनके, जो कि हम एडब्ल्यूएस का पैनल एक्सेस कर रहे हैं, वो लिनक्स यूज कर रहा है बैकएंड में। Amazon प्राइम आप यूज करते हो, वो लिनक्स बेस्ड चल रहा है। नेटफ्लिक्स जो कि एडब्ल्यूएस का सबसे बड़ा क्लाइंट है, एडब्ल्यूएस का, और उसके जो सर्वर्स है वो लिनक्स बेस्ड है, ठीक है। देन Amazon का वेबसाइट जहां से हम शॉपिंग करते हैं, उसका पूरा जो पैनल हमें मिल रहा है, एंड यूजर को ग्राफिक मिल रहा है, बट एक्चुअल में वो ओएस क्या है? पूरा ब्लैक स्क्रीन है। यूट्यूब जहां पे हम रोज वीडियो ग्राफिकली देखते हैं, बट एक्चुअल में यूट्यूब ब्लैक स्क्रीन पे चल रहा है, मतलब उसका जो मेन सर्वर्स है वो ब्लैक स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है। और वहां पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका आप ये कोर्स कर रहे हो, ये कोर्स है हमारा, ठीक है। तो एप्लीकेशंस बनाना हमारा रोल नहीं है, वो प्रोग्रामर डेवलपर का रोल होता है। हमारा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिक्योरिटी को, उसको देखना, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको देखना। जैसे एग्जांपल के लिए और एक बैंकिंग का एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एग्जैक्ट रोल क्या होता है, उसको हम समझते हैं। देखो, ये कोई एक बैंक है, एबीसी नाम का कोई बैंक है, लेट्स से स्काईनेट नाम का एक बैंक है,
ठीक है। और इस बैंक में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज को मशीन्स दिए गए हैं, डेस्कटॉप मशीन। जैसे कोई एक कैशियर होगा तो उसके सामने एक मशीन पड़ा है, ठीक है। हेल्प डेस्क होगा तो वहाँ पे भी एक मशीन पड़ा है। बैंकिंग के भी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे हम मोबाइल में भी तो बैंक के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वो एप्लीकेशन जो हम एक्सेस कर रहे हैं हम एंड यूज़र, बट वो भी कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी सर्वर पे होस्ट किया होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं तो किसी बैकएंड में सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे एप्लीकेशन चल रहा है, ए का मतलब एप्लीकेशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिलेगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज क्लाइंट के लिए सबसे यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करने के लिए विंडोज ही है, ठीक है, नो डाउट। बट ये सारे सर्वर्स को जो डेटा मिल रहा है, ये सारे सर्वर को जो सर्विस मिल रहा है, वो बैकएंड में कहीं ना कहीं तो सर्वर पे एक ओएस है, जिसको हम लिनक्स बोलते हैं, वो एप्लीकेशन, ठीक है, ये सर्वर है, लिनक्स ओएस है। ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेस करे वो कहां पे होस्ट है, यहाँ पे, या फिर कोई वेबसाइट होगा तो यहाँ पे होस्ट है, ये यहां से एक्सेस कर। तो हमारा गोल क्या है, या हमारा जॉब रोल क्या है, हमें इस लिनक्स सर्वर को कंट्रोल मैनेज करना है, ये हमारा गोल है। इस मशीन के ऊपर इंस्टॉलेशन करना, या विंडोज में नेटवर्किंग करना, या फिर यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, ये हमारा काम नहीं है, ये डेस्कटॉप सपोर्ट का काम होता है, डेस्कटॉप इंजीनियर का काम होता है, डेस्कटॉप इंजीनियर, जो कि हार्डवेयर नेटवर्किंग वाला लोग यहाँ पे काम करते हैं। हमारा काम है यहाँ पे एक सर्वर रूम है, सर्वर रूम के अंदर जितने भी सर्वर्स है उन सर्वर्स को कंट्रोल मैनेज करना, जिसको हम बोलते हैं लिनक्स एडमिन। तो ये हमारा काम है। यहाँ पे लैन केबल का प्रॉब्लम आ गया, वो हमारा काम नहीं है चेक करना, काम हमारा यहाँ पे है ओएस को संभालना, ओएस के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको ट्रबल शूट करना, तो यहाँ पे हमें काम करना है। हो सकता है ये फिजिकल सर्वर है तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है यही क्लाउड के ऊपर है, बैंकिंग के सर्वर, हालांकि जनरली बैंकिंग क्लाउड पे नहीं जाती है, बिकॉज डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए क्लाइंट्स का, इसीलिए वो फिजिकल अपने सर्वर्स ही बनाता है। तो लेट्स देखिए कोई XYZ कंपनी है और वो क्लाउड यूज कर रही है, AWS क्लाउड यूज कर रही है, ठीक है। तो ये जो फिजिकल सेटअप यहाँ पे मैंने निकाला वो यहाँ पे है बस वर्चुअली। अभी यहाँ पे हम एडमिन होते हैं, क्लाउड एडमिन होते हैं, तो हम इस सर्वर को क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। यहां से सिर्फ क्लाउड पे चला गया, वर्चुअली चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे काम हमारा ही है, तो इसीलिए क्लाउड भी सीखना है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तो आना ही चाहिए। क्लाउड में सर्विस तो बना लोगे, बट वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको तो कंट्रोल मैनेज और कॉन्फ़िगर हमें ही तो करना है। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं आता है तो फिर वहां पे आप कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे, सर्वर को डिप्लॉय कैसे करोगे, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। इसीलिए आप डायरेक्ट क्लाउड नहीं कर सकते, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सीखो, और ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स को सीखो, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS को सीखो, ना कि अज्योर वगैरह या गूगल क्लाउड। देखो अज्योर गूगल क्लाउड भी क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, या वो भी एक वेंडर है, बट अज्योर करते हो फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, बिकॉज वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। गूगल एक बार ठीक है, बट सबसे पहले क्लाउड में जो सबसे पहला जो वेंडर आया था वो AWS आया था। पता है AWS कब से है, 2002 से है। क्या कर रहे थे आप 2002 में, तब से क्लाउड कंप्यूटिंग है। और हमें कैसे पता चला, कब पता चला, मैंने तो सबसे पहले 2015-16 में सुना था क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नया कोर्स आ रहा है या कुछ नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, बट AWS ने सबसे पहला सर्विस शुरुआत किया था 2000 से, मतलब कंपनी ही फर्म 2000 से इंट्रोड्यूस हुआ था। 2004 में इसने पब्लिकली एक सर्विस दिया था। चलो हम 2004 से भी पकड़ते हैं तो देखो कितने साल से क्लाउड कंप्यूटिंग है, आज हमें पता चल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है। अभी AI आप बोल रहे हो ना, ये आज का नया टर्म है नहीं। 1956 में सबसे पहले US संसद में ये वर्ड यूज किया गया था AI, मतलब तब से वो लोग सोच रहे थे कि इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर बना है, ठीक है, या इस तरह का कुछ कंसेप्ट बना है, और ये आज जाके सक्सेसफुल हुआ है। तो ये नए टर्म्स नहीं, ये पुराने टर्म्स है। तो 2002 में मैंने तो लिनक्स 2008 में किया था, मतलब तब हमें लिनक्स भी नहीं पता था क्या है, उसके पहले से क्लाउड है। हाँ, हालांकि लिनक्स को भी बहुत साल हो गए, बट उससे पहले ये क्लाउड, तब से क्लाउड कंसेप्ट है, ठीक है। और AWS ये पहला वेंडर है जो पूरी दुनिया में क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए। आप गूगल क्लाउड, अज्योर क्लाउड का जो पैनल देखोगे ना,
एकदम बेसिक पैनल है। बेसिक पैनल मतलब AWS से कंपेयर करते हो तो 200 प्लस सर्विसेज दे रहा है AWS, 200 प्लस सर्विसेज, जो कि आज के डेट में कोई भी दूसरा क्लाउड वेंडर नहीं दे रहा है। सबसे टॉप पे AWS है, पहले अज्योर था, दूसरे सेकंड रैंक पे अज्योर था, अभी अज्योर थर्ड पे चला गया, गूगल क्लाउड सेकंड पे आ गया। फिर ओरेकल क्लाउड है, ओरेकल क्लाउड हो गया, गूगल क्लाउड तो आपको पता ही है। उसके बाद अलीबाबा क्लाउड है, ठीक है। उसके बाद छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद रेड हैट का खुद का ओपन स्टैक नाम से है, बट वो प्राइवेट क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड नहीं, ठीक है। अभी क्लाउड क्या है, क्लाउड के कंसेप्ट क्या होते हैं, जब मैं क्लाउड पढ़ाऊंगा तो बिफोर क्लाउड कंसेप्ट और आफ्टर क्लाउड कंसेप्ट क्या चेंजेस हुए उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लाउड सीखना है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है। आपको आगे के कितनी भी कोर्सेज करो आईटी के, उसके लिए प्रोग्रामिंग छोड़ के, तो उसके लिए आपको लिनक्स आना ही चाहिए, ठीक है। आपको इथिकल हैकिंग करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज लिनक्स का तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा तो इस तरह से हमारा जॉब रोल होता है। ओके, या तो कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप। तो एआई आ चुका है तो फिर जॉब जा सकते हैं, या आईटी के अंदर रिसेशन आ सकता है। प्रैक्टिकली आप डिस्कस करो, क्या हम खुद इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या जितने भी नेट बैंकिंग के एप्लीकेशंस है, फोन पे, गूगल पे, जितने भी है, या फिर रेलवे का टिकट हम बुक करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, आप उसको छोड़ दोगे? मैंने आपको बोला कल से आपको फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फिर जो भी बैंकिंग के सॉफ्टवेयर है उसको यूज नहीं करना है। कितने दिन आप करोगे? या कर सकते हो? मैं तो नहीं कर सकता ऐसा, बिकॉज हर चीज हम कंप्यूटराइज ही हो चुका है। हर एप्लीकेशन, हर फॉर्म फिल करना है तो हम कंप्यूटर पे ही जाके करते हैं, एप्लीकेशन का ही यूज करते हैं। मोबाइल क्या है, मोबाइल में भर भर के हमने एप्लीकेशन ही तो इंस्टॉल किया है। हर एक का एप्लीकेशन अलग है। हमें कोई मूवी टिकट बुक करना है तो उसका एक एप्लीकेशन अलग है। हमें कोई ट्रेन बुक करना है, फ्लाइट बुक करना है, उसका एप्लीकेशन है। और ये सारे एप्लीकेशन ऑनलाइन है। और ये एप्लीकेशन कहाँ पे है? बैकएंड में, डेटा सेंटर पे। डेटा सेंटर पे जो सर्वर मशीन्स है, सर्वर मशीन्स के ऊपर जो ओएस है वो तो लिनक्स है या फिर विंडोज भी है, ठीक है। या अदर भी कुछ फ्लेवर से 80% तो आज मार्केट लिनक्स ने कैप्चर कर लिया है, बाकी 20% में बाकी तो लिनक्स है, उसके ऊपर हमारे एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन जिस दिन पब्लिक यूज करना बंद कर देंगे ना, तब आईटी बंद। यूट्यूब पे जाके हम जिस दिन वीडियोस देखना बंद कर देंगे तो यूट्यूब कंपनी बंद। जीमेल पे, चैट जीपीटी पे जाके हम सर्च करना बंद कर देंगे तो उस दिन चैट जीपीटी सर्वर डाउन, बंद, कोई एक्सेस ही नहीं कर रहा है, वो क्यों बनाएगा, ठीक है। देन तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आज के डेट में हर एक फील्ड के अंदर आईटी है। आप ऐसा कौन सा फील्ड मुझे बता दो जहाँ पे आईटी यूज नहीं किया जाता, या पे टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया जाता है। हर एक टेक्नोलॉजी में आईटी यूज होता है। अभी तो खेती के अंदर भी आईटी यूज हो रहा है, क्लाउड के एप्लीकेशन वहां पे चल रहे हैं, ठीक है। हम अभी तो एआई से हम खेती कर रहे हैं, मतलब इस ऐसे एप्लीकेशन और एजेंट बन चुके हैं, ठीक है। तो हर फील्ड में आईटी है, टेक्नोलॉजी बंद नहीं होगा, ये याद रखना है। और टेक्नोलॉजी बंद नहीं होगा तो आईटी कैसे बंद होगा, कंप्यूटर फील्ड कैसे बंद होगा? तो सोच ही, अब प्रैक्टिकली सोच के देखो, ये हो ही नहीं सकता। हम खुद यूज करना बंद नहीं कर रहे तो पब्लिक क्यों को बंद करेगी, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी और ज्यादा ग्रो होने वाला है, ये तो शुरुआत है। वैसे 2030 और 2030 तक बताया गया कि एआई की मदद से और ज्यादा टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। कभी हमने सोचा था? मैंने तो 2020 तक सोचा नहीं था कि मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, मुझे पता भी नहीं था डिजिटल बोर्ड ऐसा होता है और यहाँ से हम टच स्क्रीन से हम कर सकते या कैमरे के सामने में पढ़ाऊंगा। नहीं, 2020 तक। कोविड के बाद देखो एक साल में कितना चेंज हो गया, और आईटी को और ज्यादा बूम आ गया कोविड के बाद, ठीक है। और टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में यूज हो रहा है। ऐसा कौन सा भी फील्ड नहीं है जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रहा है, हर टेक्नोलॉजी की चीज में हो रहा है। घर के अंदर कितने डिवाइसेस पड़े जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारे काम चल रहे हैं। अब आपका एसी, आपका फैन, आपके लाइट्स, पूरे कंट्रोल आप मोबाइल से कर रहे हो, वो भी तो एक टेक्नोलॉजी है। घर में एंट्री करना है तो वहां से टेक्नोलॉजी शुरुआत हो जाता है,
ठीक है। आपका वॉशिंग मशीन, आपका डिश वॉशर, वो भी रिमोटली हम कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ये तो टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी बंद नहीं हो सकता। ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा ग्रो होने वाला है। आज जो हम सुपर कंप्यूटर की बात करें ना, ये कुछ भी नहीं है जो आगे वाला सुपर कंप्यूटर आने वाला है। कभी आपने सुना होगा यूट्यूब पे या कहीं अपने वीडियोस देखे होंगे या सुना होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन का जो सुपर कंप्यूटर है वो क्वांटम कंप्यूटर है। क्वांटम कंप्यूटर बोला जाता है इतना शक्तिशाली है कि आज का जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, उसको 2 साल लग जाएंगे उस कैलकुलेशन को करने के लिए। ये 2 मिनट के अंदर करने वाला है। इतना बड़ा शक्तिशाली कंप्यूटर बना रहे। गूगल ने कुछ हद तक एक प्रोसेसर बना लिया, याद नहीं है नाम, बट अभी उन्होंने पिछले महीने ही उस प्रोसेसर को नाम दिया था, मुझे अभी याद नहीं है। तो क्वांटम कंप्यूटर वो बना रहे। क्वांटम कंप्यूटर मतलब, हाँ, हमारा कंप्यूटर जो घर पे वो क्वांटम कंप्यूटर नहीं होगा, जो सुपर कंप्यूटर होगा ना डेटा सेंटर के अंदर, वो क्वांटम कंप्यूटर होगा। क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स आप थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करोगे तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा ये क्या कंसेप्ट है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आज का जो कंप्यूटर है ना हमारा, जीरोन जीरोन फॉर्मेट में काम करता है। जीरोन जीरोन फॉर्मेट में, ठीक है। जीरोन जीरोन फॉर्मेट मतलब, तो जीरोन जीरोन फॉर्मेट का मतलब क्या है? कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, 0 1, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, उसको उतना ही समझ में आता है। बट जो क्वांटम कंप्यूटर है या क्वांटम फिजिक्स है या क्वांटम कंसेप्ट है, वो इस तरह से है, जैसे एग्जांपल के लिए 0 1 0 1 0, मतलब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 0। एग्जांपल के लिए समझते हैं, ये रिमोट है। अभी मैं आपके सामने वो रिमोट दिखा रहा हूं, ठीक है। ये फ्रंट है और मेरे बैक, मेरे पास मुझे क्या दिख रहा है, बैक दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, फ्रंट। और उसी टाइम पे मैं क्या देख रहा हूं, बैक, मतलब एक 0 यहाँ पे 1। अभी आप बैक देख रहे हो, मैं देख रहा हूं फ्रंट। कंप्यूटर को बस इतना ही समझ में आ रहा है। आज का कंप्यूटर इसी फिजिक्स के ऊपर काम कर रहा है। एक तो ऑन होगा नहीं तो ऑफ होगा, ऑफ है तो फिर सामने ऑन है, यहाँ पे ऑन है तो सामने ऑफ है, ऑफ है तो ऑन है, ऐसा 0 1 0 1 0 1 ऐसा। मतलब ये एक तो हाँ नहीं तो ना, बस इतना ही। वहां पे हाँ है तो यहाँ पे ना है, यहाँ पे ना है तो वहां पे हाँ है, बस ऐसे समझ रहा है कंप्यूटर। मतलब ये दो ही एंगल से ये लॉजिक लगा रहा है हमारा आज के डिजिटल कंप्यूटर। बट क्वांटम कंप्यूटर अलग अलग एंगल से देखता है, अलग अलग एंगल से कैलकुलेशन करेगा। जैसे वही एग्जांपल, सामने आपको फ्रंट है, मुझे दिख रहा है बैक, और किसी ने इस एंगल से देखा तो उसको तो फ्रंट और बैक दोनों नहीं दिख रहे, तो ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। कोई इस एंगल से देख रहा है तो क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स क्या बोलता है, आप ऑब्जेक्ट को देखने का जो तरीका है वो अलग अलग एंगल से देखा जाएगा। मतलब आज हम बोल रहे हैं ना कि 1 + 1 2, हालांकि 2 ही होता है, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बता रहा हूं, तो 1 + 1 2 होता है। बट ये अलग अलग एंगल से ऐसा कैलकुलेशन करके वो दूसरा आंसर भी निकाल सकता है, जो कि साइंटिस्ट भी सोच नहीं सकते ऐसा। वो क्वांटम कंप्यूटर है। और एआई की मदद से और क्वांटम कंप्यूटर की मदद से ये दुनिया और ज्यादा फास्ट होने वाला है। ये कुछ भी नहीं है जो हम आज देख रहे हैं। मतलब यहां से 10 साल के बाद आईटी के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर इतना डिजास्टर, मतलब ये होने वाला है, चेंजेस होने वाला है कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो अभी देखो और एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आप ऑफलाइन सेशन अटेंड करो तो आपको एकदम फील लग रहा है, हाँ हम क्लासरूम में बैठे और मैं सेशन सर सामने पढ़ा रहा है ये। बट यही चीज ऑनलाइन स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है, वो उतना फील जितना आपको मिल रहा है। ठीक है, बट आगे ये भी होगा। मतलब यहाँ पे कोई बैठा नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं अकेला, बट मुझे लगेगा सब स्टूडेंट्स यहीं पे बैठे हैं, जो कि विजुअल दुनिया होगा, वर्चुअल दुनिया होगा। कभी आपने वो वीआर लगा के देखा है? पता है हमें ये झूठ है, ठीक है, बट हम कुछ सेकेंड्स का, 1 मिनट का वो वीडियो वगैरह देख ले, बट हमें ऐसा लगता है ये सब कुछ रियल चल रहा है। बस वैसी दुनिया आएगी आगे, सब कुछ रियल लगेगा, जो कि एक्चुअली वर्चुअल होगा। आपको भी ऐसा लगेगा कि सर मेरे सामने पढ़ा रहे, मैं क्लासरूम में बैठा हूं। ठीक है, 2020 के पहले मैं मार्कर से पढ़ा रहा था व्हाइट बोर्ड पे, अभी हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। क्या पता ये डिजिटल बोर्ड भी चला जाएगा, दूसरा कोई ऐसा डिवाइस आ जाएगा जिसमें पढ़ाऊं आपको। ठीक है, और जो यहाँ पे कोई भी नहीं, तो मुझे लग रहा है सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। अभी ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे दिख नहीं रही है, हाँ उन्होंने वीडियो ऑफ किया है इसीलिए, या फिर मैं देखूंगा तो स्क्रीन पे देखूंगा उसको। बट मुझे ऐसा लगे आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो।
जो कि एकदम विजुअल। हॉलीवुड मूवी में आपने ये थोड़े एक दो वीडियोस देखे होंगे ऐसे, ठीक है, वो कंसेप्ट आएगा। और ये क्वांटम कंप्यूटर से ये सब कुछ इजी होगा, इतना फास्ट होगा, ठीक है, इंटरनेट का स्पीड और ज्यादा फास्ट होने वाला है। मतलब हमें कहीं पे जाना है ना, फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहां से वहां पे ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, मैं यही से वो विजुअली वो देख सकता हूं लाइव। मतलब यूएस में मुझे जाना है, यूएस में तो वहां पे ट्रेन जा रहा है, तो मुझे यार दिख रहा है ट्रेन जा रहा है, लाइव आप देख सकते हो, और इतना रियल लगेगा कि हम ऐसा लगता है कि हमें वो फिजिकली हम उसको देख रहे हैं। ये दुनिया आने वाली नेक्स्ट जनरेशन का, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करना बंद कर देंगे। टेक्नोलॉजी और ज्यादा ग्रो हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग 2002 में किसी ने सोचा भी नहीं होगा क्लाउड कंसेप्ट क्या है, तब उस कंपनी ने क्लाउड कंप्यूटिंग बनाया था या क्लाउड कंसेप्ट बनाया था। हमें तो तब फिजिकल मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो भी नहीं पता था, और उस टाइम पे उन्होंने ये बनाया, ठीक है। तो आज जो हो रहा है, जो आज जो सर्च रिसर्च कर रहे हैं 10 साल में, वो हम देखने वाले हैं। कभी हमने एआई वर्ड 2016 में चैट जीपीटी आपने सुना होगा था, 17 में, बट आपने उतना ध्यान नहीं दिया। बट देखो अभी कितना चेंज हो गया 5-7 साल में। चैट जीपीटी के बिना तो हम कुछ नहीं करते। मैं खुद 1 साल से गूगल पे जाके सर्च नहीं कर रहा हूं, जिस दिन से चैट जीपीटी मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। और कितना है, एक नोट्स बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगता था, आज 2 मिनट के अंदर वो आपको पूरा पीडीएफ नोट्स और वीडियो ऑडियो सब बना के देता है। तो ये एआई। तो टेक्नोलॉजी ग्रो होने वाला है, तो वो टेंशन मत लो, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फिर आपका दूसरा सवाल होगा, सर एआई के आ चुका है तो हमारे जॉब चले जाने वाले। हाँ जाने वाले, सचमुच जाने वाले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जाने वाले। बट आप एआई को सीख लेते हो तो आपका जॉब नहीं जाएगा। जो एआई को नहीं सीखेगा डेफिनेटली उसका जॉब जाने वाला है। आज नहीं, बट यहां से 5 साल 8 साल तक, 2035 पर्यंत जास्तीत जास्त आपण या जुन्या टेक्नॉलॉजीवर सर्वाइव्ह करू शकतो, पण 2035 नंतर नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ से हम सोच सकते हैं 8 साल 9 साल 10 साल हम निकाल लेंगे, बट उसके आगे नहीं। वैसे तो इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, 10 साल, बाहर के कंट्री में सिर्फ 3 और 5 साल बोले गए हैं। 3 साल और 5 साल में ही सब कुछ एआई बेस करने वाले। तो एआई को सीखो। फिर आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, क्या सीखना है सर, प्रोग्राम करना है? नहीं, हमें प्रोग्राम नहीं करना है। व्हाट्सअप हमने बनाया, हम उसको यूज कर रहे हैं ना। हमें नहीं पता व्हाट्सअप कैसे बनाया जाता है, बट हम उसको यूज कर रहे हैं। बस हमें यूज करना सीखना है। तो आज से ही आप जितने भी एआई के टूल्स हैं उसको सीखो, कैसे यूज करना है। इसी को हम बोल रहे हैं एआई सीखना, ना कि एजेंट क्रिएट करना है हमें। हाँ, आप प्रोग्रामर डेवलपर हो तो फिर आप वो कर सकते हो, वहां पे आपको इंटरेस्ट है तो आप वो बना सकते हो खुद का एजेंट वगैरह। बट मैं वो भी लिख के देता हूँ, एजेंट बनाना भी ग्राफिकली क्लिक जैसे होगा, क्लिक 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 क्लिक, और है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे टूल्स है। बस मैं व्हाट्सएप को उठा रहा हूँ, लोगो व्हाट्सएप पे लगा रहा हूँ, फिर इंस्टाग्राम लगा रहा हूँ, और मैं एक मैसेज टाइप करता हूँ तो मेरे सारे सोशल साइट पे मेरा पोस्ट जा रहा है। मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ कि मेरा ऐसा ऐसा है, ये है, ऐसा इमेज बना, तो उसके लिए कंटेंट लिख दे और सेंड कर दे, वो खुद कर रहा है। आगे तो पीए नहीं होंगे, एजेंट्स होंगे। मेरा एक एजेंट है, वो काम करेगा, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट कोई नहीं रहेगा, सब कुछ एजेंट्स होंगे। अभी सपोज आप मुझे कॉल कर रहे हो और मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं बैच में हूं, ठीक है। मेरे मोबाइल में ऐसा एजेंट होगा, मैंने कॉल रिसीव नहीं किया तो उसको मैसेज कर देगा वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। एजेंट सपोज उससे बात कर लेगा, जो भी डिस्कशन होगा वो मुझे ब्रीफ में बता देगा, कॉल जैसे मेरा सेशन खत्म होता है। हमने ये हॉलीवुड मूवीज में देखे हैं ऐसा कंसेप्ट, वो आएगा। और ये सब कुछ एक डिवाइस में होगा। ये मोबाइल जो आप बोल रहे हैं ना, ये मोबाइल ये भी जाने वाला है हमसे दूर। इसके बाद एक दूसरा डिवाइस आएगा जो कि सब एक्टिविटीज हमारा करके देगा। ये मोबाइल में सिर्फ एप्लीकेशन पड़े हैं, और इतना हेवी है, इसको हैंडल करना, हैंडल मतलब कैरी करना अभी हेक्टिक हो गया हमारे लिए। तो इतना छोटा डिवाइस आएगा जिससे हम ये मोबाइल कंप्यूटर का काम कर सकते हैं। स्क्रीन भी, ये जो स्क्रीन फिजिकल दिख रहा है वो भी हवेत बघणार तुम्हें आगे इतना। तो एजेंट जो है वो एजेंट कम्युनिकेशन कर देगा। मीटिंग अरेंज करना है तो मेरा कैलेंडर सर्च करेगा, अरे 10 तारीख को तो सर बिजी है,
10 तारीख को 10 बजे 10:30 बजे इनके साथ मीटिंग है, तो 10 बजे का मीटिंग वो शेड्यूल नहीं करेगा, वो बोलेगा 11:30 बजे मीटिंग शेड्यूल करें, और वो खुद शेड्यूल कर देगा। टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के बारे में ब्रीफ आइडिया मुझे दे देगा, मुझे स्टडी करने की जरूरत नहीं, वो थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे और उसके हिसाब से फिर आगे का मीटिंग होगा। इस तरह के एजेंट्स बन चुके हैं, बट अभी हाई लेवल पे नहीं, बट इस तरह का कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो एआई को सीखो, एआई को यूज करना सीखो। आज के डेट में हमें यही करना है। एआई को सीखना मतलब एआई का यूज करना है। फिर चैट जीपीटी को यूज करो। फिर आप बोलते हैं सर हमें तो आता है ना चैट जीपीटी। नहीं आता है। प्रॉम्प्ट करना ये भी एक स्किल है। मैंने भी शुरुआत में यूज किया तो मैं कितने प्रॉम्प्ट देता था, तब जाके मुझे जैसे आंसर जाता वैसे मिलता था। आज भी गलतियां करता हूं मैं प्रॉम्प्ट देने में। ठीक है, अभी आगे आपको क्वेश्चनिंग करना आना चाहिए, बिकॉज आंसर दुनिया भर के पड़े हैं। आपको क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है तो फिर आपको एजेंट जो है, एआई टूल है, वो आपको आंसर भी उसी तरह से घुमा घुमा के लेके जाएगा आपको। आज हम करते कुछ सर्च, फिर वो नीचे बोलता है इस तरह से करूं मैं, फिर आप बोलते यस, फिर यस यस, खत्म हो जाता है आज का कोटा। ठीक है, हाँ हालांकि सब्सक्रिप्शन लिया तो कोई टेंशन नहीं है, बट इस तरह से नहीं। एक प्रॉम्प्ट करते हो, आपको जो चाहिए वो दे रहा है, वो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर प्रॉम्प्ट करना। तो आप धीरे धीरे सीखोगे, ऐसा नहीं। व्हाट्सअप भी जब शुरुआत में आया तो हमें यूज करना नहीं आ रहा था, हम आज सीख गए। ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक पता नहीं आपने, मुझे तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था शुरुआत में। जीमेल अकाउंट कैसे ओपन करना है हमारे टाइम पे, मैं बात बता रहा हूँ, तो वो भी मैंने किसी फ्रेंड से बनवा लिया था, तब मुझे वो भी नहीं आता था। इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कैसे करना है वो भी हमने सीखा था। उसी तरह से हमें ये सीखना है, चैट जीपीटी को यूज करना या अदर टूल्स को यूज करना हमें सीखना पड़ेगा। यूज करो एआई को, और आपके जितने भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, उसको करो पूछो। ठीक है, तो ये आपको एआई सीखना है। तो इस तरह से आप सीखते हो, बिकॉज कंपनी में भी धीरे धीरे इस तरह के एजेंट्स आएंगे, जो कि आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है, प्रॉम्प्ट बोलना है और उसको चेक करना है। ऐसा नहीं कि एआई अभी मैं भी यूज कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि वो एकदम कट टू कट देता है, उसमें आपका बेसिक क्लियर होनी चाहिए, तो ही आप एआई को यूज कर सकते हो। बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आपको घुमाता ही रहेगा वो। ठीक है, इसलिए बेसिक के ऊपर फोकस करना है आपको। ओके, या तो कुछ डाउट्स